एक और अजीबोगरीब कहानी में खुशामदीद। हमारी आज की कहानी एक जॉन नामी लड़के और उसको मिलने वाले नक्शे के बारे में है कि कैसे जॉन ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस नक्शे की पहेली को सुलझाने में खर्च कर दी। लेकिन क्या जॉन कभी उस नक्शे के राज पर से पर्दा उठा पाया? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक सुने। मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। चले आएं, कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक बूढ़े आदमी को टैक्सी में कहीं जाते हुए देखते हैं। उस बूढ़े आदमी का नाम जॉन था। क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए जॉन टाइम पास करने के लिए टैक्सी ड्राइवर को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। जॉन सन 1777 में टोरंटो में पैदा हुआ था। जॉन का बाप अपने दौर का सबसे मशहूर वकील था और जॉन के बाप की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा भी पढ़ लिख कर उसी की तरह एक वकील बने। लेकिन जॉन वकील नहीं बनना चाहता था। जॉन की ये बात सुनकर जॉन का बाप उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। ये देखकर जॉन की माँ जॉन के बाप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस बेचारी को भी अपने शौहर के गुस्से का सामना करना पड़ता है। जॉन को अपने बाप के इस रवैये पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने बाप के घर से दूर जाते हुए रास्ते में जॉन को जंगल में से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर जॉन फौरन मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करने के लिए जंगल की तरफ भागता है। जंगल के अंदर पहुंचने पर जॉन एक बूढ़े आदमी को देखता है जिसके ऊपर एक भेड़िया हमला करने वाला था। ये देखकर जॉन एक डंडे की मदद से उस भेड़िए को वहां से मार भगाता है। खतरा टलने के बाद जॉन उस बूढ़े आदमी को अपने साथ चलने की पेशकश करता है ताकि वो उस बूढ़े आदमी की मरहम पट्टी करवा सके। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जॉन के साथ चलने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने पास मौजूद एक नक्शे को जॉन की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, बेटा अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो बस इस नक्शे को देखकर मुझे ये बता दो कि ये जगह कहाँ पर है। उस नक्शे को देखकर जॉन को अंदाज़ा होता है कि उस नक्शे पर मौजूद जगह उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी। क्योंकि बूढ़ा आदमी जख्मी था और वो बहुत थका हुआ भी लग रहा था, इसलिए रहमदिल जॉन खुद उस बूढ़े आदमी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का फैसला करता है। इसके बाद जॉन और वो बूढ़ा आदमी उस नक्शे को फॉलो करते हुए एक लकड़ी के डब्बे तक पहुंचते हैं, जिस लकड़ी के डब्बे के ऊपर एक कौवे का निशान बना हुआ था। उस लकड़ी के डब्बे को खोलकर देखने पर बूढ़े आदमी को उस लकड़ी के डब्बे में से एक नया नक्शा मिलता है। उस नए नक्शे को देखकर वो बूढ़ा आदमी गुस्से से एकदम पागल हो जाता है। एक और नक्शा, एक और नक्शा, एक और नक्शा, बूढ़ा आदमी अपने आप से कहता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी जॉन से पूछता है, बेटा ये कौन सा सन है? ये सन 1794 है। जॉन बूढ़े आदमी को जवाब देता है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी डब्बे में से निकलने वाले नए नक्शे को गुस्से से ज़मीन पर पटक देता है। ज़मीन पर से वो नक्शा उठाकर जॉन उस बूढ़े आदमी से पूछता है, सर ये एक नया नक्शा है, क्या आपको यकीन है कि आपको ये नक्शा नहीं चाहिए? जॉन की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी जॉन को एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। जब तक जॉन वापस उठता है वो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका होता है। लेकिन कम से कम लकड़ी के डब्बे में से निकलने वाला नक्शा अब भी जॉन के पास था। आधी रात के वक्त जब जॉन अपने घर वापस पहुंचता है तो घर के दरवाजे पर जॉन की मुलाकात अपने बाप से होती है। जॉन का बाप जॉन के सामने दो ऑप्शंस रखता है कि या तो वो वकालत पढ़कर वकील बने या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाए। इस पर जॉन अपने बाप से कहता है, ठीक है डैड,
मैं आपकी मर्ज़ी की तालीम हासिल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। यूनिवर्सिटी मेरी मर्ज़ी की होगी। तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? जॉन का बाप उससे पूछता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। जॉन अपने बाप को जवाब देता है। जॉन का बाप जॉन को अकेले इतनी दूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना चाहता था, लेकिन आखिरकार जॉन के बाप को जॉन की जिद के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है, जॉन का बाप उससे कहता है। लेकिन जॉन, मेरी भी एक शर्त है। तुम मुझे हर हफ्ते एक खत लिखकर अपनी सारी रिपोर्ट दोगे। अपने बाप के साथ सारे मामलात तय करने के बाद जॉन जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है, तो जॉन का बाप ये कहकर जॉन को घर के अंदर दाखिल होने से रोक देता है। जॉन, अब तुम सिर्फ वकील बनने के बाद ही दोबारा इस घर में दाखिल हो पाओगे। आज रात जानवरों के बारे में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है। अपने बाप की ये बात सुनकर जॉन रात को सोने के लिए जानवरों के बाड़े की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। जॉन के बाप को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के पीछे जॉन का मकसद पढ़ाई नहीं बल्कि कुछ और था। अगली सुबह जॉन के बाप का ड्राइवर जॉन के साथ न्यूयॉर्क जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन का एडमिशन करवा देता है। अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचते ही जॉन अपने बाप के नाम एक खत लिखता है, जिस खत में जॉन अपने बाप को बताता है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में सब ठीक चल रहा है। जिसके बाद जॉन वो खत अपने रूममेट के हवाले कर देता है। प्लान ये था कि जॉन की गैर मौजूदगी में जॉन का रूममेट ठीक एक हफ्ते के बाद वो खत जॉन के बाप को मेल कर देगा। जॉन के पास एक बहुत कीमती घड़ी थी, जो घड़ी जॉन को अपनी सालगिरह पर अपने बाप की तरफ से तोहफे में मिली थी। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर जॉन उस घड़ी के बदले अपने लिए एक घोड़ा खरीदता है, जिसके बाद जॉन अपने घोड़े पर सवार होकर नक्शे के राज पर से पर्दा उठाने के लिए निकल पड़ता है। अपने पास मौजूद नक्शे को तकरीबन 4 दिन तक फॉलो करने के बाद जॉन एक कौवे के निशान वाले लकड़ी के डब्बे तक पहुंचता है, जिस लकड़ी के डब्बे में से जॉन को एक नया नक्शा मिलता है। उस नए नक्शे को फॉलो करके जॉन एक और कौवे के निशान वाले लकड़ी के डब्बे तक पहुंचता है, जिस लकड़ी के डब्बे में से जॉन को एक और नया नक्शा मिलता है। और ये सब अगले 2 महीने तक चलता रहता है। जॉन को मिलने वाला हर नक्शा उसको एक और नए नक्शे की तरफ लेकर जाता है। 2 महीने और तकरीबन 1 दर्जन के करीब नक्शे इकट्ठे करने के बाद जॉन अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वापस पहुंचता है, जहां पर उसके बाप के बहुत से खत उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जॉन अपने बाप के किसी भी खत को पढ़े बगैर ही अपने बाप के नाम एक और खत लिखता है, जिस खत में जॉन एक बार फिर अपने बाप को ये बताता है कि उसकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। वो खत अपने बाप को भेजने के बाद जॉन एक बार फिर अपने घोड़े पर सवार होकर नक्शे की पहेली को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। अपने सफ़र के दौरान एक वक्त ऐसा आता है कि जॉन एक बहुत खौफनाक बर्फानी तूफान में फंस जाता है। मुश्किल की उस घड़ी में जॉन को अपने पास अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास होता है, और इसी दौरान ठंड की वजह से जॉन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। वापस होश में आने पर जॉन अपने आप को किसी अजनबी इंसान की झोपड़ी में लेटा हुआ पाता है, जिस अजनबी इंसान को जॉन बाहर बर्फ में गिरा हुआ मिला था। जॉन पूरी सर्दियां उसी अजनबी इंसान की झोंपड़ी में गुजारता है, और इसी दौरान जॉन को एहसास होता है कि वो अपनी माँ को कितना मिस कर रहा है। इसीलिए मौसम ठीक होते ही जॉन अपनी माँ से मिलने के लिए अपने बाप के घर वापस जाता है। दरवाज़ा खटखटाने पर जॉन का बाप घर से बाहर आता है। जॉन, तुम कहाँ से आ रहे हो? जॉन का बाप उससे पूछता है। डैड, यूनिवर्सिटी से। भला और कहाँ से? लेकिन जॉन को अपने इस झूठ का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जॉन के बाप को सब कुछ पता चल चुका था। जॉन, तुम झूठ बोल रहे हो।
मैंने खुद तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाकर देखा था, तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जॉन, यहाँ से चले जाओ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस बात का एहसास होने के बाद कि उसका झूठ पकड़ा गया है, जॉन अपने बाप से कहता है, डैड आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मुझे पता है कि मेरे से गलती हुई है। बस एक बार मुझे माँ से मिलने दें। मैं वादा करता हूँ कि फिर दोबारा कभी मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जॉन, अब तुम दोबारा कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर जॉन को इतना सदमा लगता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। जॉन, काश तुम मेरे भेजे हुए ख़तों को पढ़ लेते तो तुम्हें ये बात पता होती। अपने बाप की ये बात सुनकर जॉन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तन्हाई में पहुंचकर जॉन अपने पास मौजूद नक्शों को गुस्से से फाड़ना शुरू कर देता है। जॉन को इस बात का बहुत दुख था कि वो नक्शों का पीछा करने में इतना मसरूफ़ था कि वो अपनी मर रही माँ को भी आखिरी दफ़ा नहीं मिल पाया। कुछ देर तक अपनी माँ की मौत का सोग मनाने के बाद जॉन को इस बात का एहसास होता है कि अब उसके पास अपनी ज़िंदगी में करने के लिए और कुछ नहीं बचा। इसलिए जॉन नक्शे को ही आगे फॉलो करते रहने का फैसला करता है। इसके बाद आगे आने वाले कई सालों तक जॉन की ज़िंदगी कुछ यूं गुजरती है। जॉन अपने पास मौजूद नक्शे को फॉलो करके एक कौवे के निशान वाले लकड़ी के डब्बे तक पहुंचता है, जिस लकड़ी के डब्बे में से एक नया नक्शा निकलता है। और फिर जॉन उस नए नक्शे को फॉलो करना शुरू कर देता है। और इसी तरह जॉन की ज़िंदगी के पूरे 100 साल गुजर जाते हैं। जी हाँ, पूरे 100 साल। जॉन की माँ को दुनिया से गए तकरीबन 100 साल गुजर चुके थे, लेकिन जॉन ने आज भी अपनी माँ का वो आखिरी ख़त अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। जो ख़त जॉन की माँ ने जॉन को अपनी मौत से पहले लिखा था। जॉन को अपनी माँ का वो ख़त अपनी यूनिवर्सिटी से मिला था, और इतने साल गुजरने के बाद भी जॉन ने आज तक अपनी माँ के उस ख़त को खोलकर नहीं पढ़ा था, क्योंकि जॉन की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। जॉन ने अपनी पिछली सारी ज़िंदगी नक्शे को फॉलो करते हुए गुजार दी थी, लेकिन ये सब तब बदल जाता है जब जॉन की मुलाकात एक लड़की से होती है, जिस लड़की का नाम एनालीज था। एनालिस की मोहब्बत में पड़ने के बाद जॉन नक्शे को फॉलो करना बंद करके हंसी खुशी एनालिस के साथ रहना शुरू कर देता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है कि इसी दौरान जॉन को एहसास होता है कि नक्शे को फॉलो करना बंद करने के बाद उसकी उम्र बहुत तेज़ी से भरना शुरू हो गई थी। जबकि जॉन जब तक नक्शे को फॉलो कर रहा था, उसकी उम्र एक ही जगह पर रुकी हुई थी। जॉन को ये बात पता चल चुकी थी कि अगर उसने जल्दी ही नक्शे को दोबारा फॉलो करना शुरू ना किया तो अगले कुछ महीनों तक वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। खुशकिस्मती से इसी दौरान एनालीज जॉन को अपने बाप की कंपनी में एक सेल्समैन की नौकरी दिलवा देती है, जिसका मतलब ये था कि अब जॉन काम के बहाने से जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जॉन बेफिक्र होकर एक बार फिर नक्शे को फॉलो करने के लिए निकल पड़ता है। अपने नक्शे को फॉलो करते हुए जॉन रास्ते में जिस भी शहर में से गुजरता है, वो उस शहर में रहने वाले लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड एनालिस के बाप का सामान बेचता हुआ जाता है। इस तरह जॉन अपना मकसद भी हासिल कर लेता है, और वो एनालिस के बाप की कंपनी को भी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा कर देता है। हर चीज़ जॉन के प्लान के मुताबिक चल रही होती है कि इसी दौरान जॉन को एनालिस के बाप का एक ख़त रिसीव होता है। एनालिस का बाप जॉन के काम से इतना खुश था कि वो जॉन को तरक्की देकर अपनी कंपनी का मैनेजर बनाना चाहता था। इसलिए एनालिस का बाप जॉन को अपना सफ़र वहीं पर ख़त्म करके फ़ौरन वापस आने का कहता है। लेकिन जॉन का अभी वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी जॉन का यही ख्याल था कि वो नक्शे को एंड करने के बहुत करीब है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जॉन का ये अंदाज़ा गलत साबित होता है। आगे आने वाले कुछ महीनों तक एक के बाद अगले नक्शे को फॉलो करने के बाद
आखिरकार जॉन वापस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड एनालिस के बाप मिकलोइड से मिलता है। जॉन को अपने सामने खड़ा देखकर एनालिस का बाप मिकलोइड जॉन से गिला करता है कि वो 3 महीने लेट वापस आया है। जवाब में जॉन मिकलोइड से साफ साफ झूठ बोल देता है। नहीं मिस्टर मिकलोइड, मुझे तो आपका कोई खत नहीं मिला। मिकलोइड जॉन को डांट रहा होता है कि इसी दौरान मिकलोइड की बेटी एनालीज वहां आकर जॉन के साथ लिपट जाती है। इतने दिनों के बाद अपनी मोहब्बत एनालीज से मिलकर जॉन भी बहुत खुश होता है। लेकिन जब एनालीज अपने पेट की तरफ इशारा करके जॉन को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, तो ये सुनकर जॉन के होश उड़ जाते हैं। एनालीज, क्या ये मेरा बच्चा है? कंफ्यूज जॉन एनालीज से पूछता है। जॉन की ये बात सुनकर एनालीज का बाप जॉन को गिरेबान से पकड़ लेता है। जॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की? हाँ जॉन, तुम ही इस बच्चे के बाप हो और तुम्हें अपने इस बच्चे को अपनाना होगा, वरना। इतने में एनालीज बीच में पड़कर जॉन को अपने बाप से छुड़वाती है। अब जॉन के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे कि या तो वो एनालिस के साथ शादी करे या फिर वो एनालिस के बाप के गुस्से का सामना करे। ठीक है मिस्टर मिकलॉयड, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर जॉन अपने घोड़े पर से अपना सामान उतारने के लिए बाहर आ जाता है। अकेले में जॉन को एहसास होता है कि वो बहुत बुरा फंस चुका है, क्योंकि जॉन को ये पता था कि अब अगर वो नक्शे को फॉलो करना बंद करता है तो अगले कुछ महीनों तक वो बुरा होकर मर जाएगा। और अगर वो एनालिस को नक्शे के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है तो एनालिस उसको पागल समझेगी। इसलिए जॉन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घोड़े पर वहां से भाग खड़ा होता है। इतने सालों तक नक्शे को फॉलो करने के बाद जॉन को नक्शे के बारे में बहुत सी बातें पता चली थी, जिनमें से एक बात ये थी कि जब तक जॉन नक्शे के बताए हुए रास्ते पर चलता रहता था उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती थी। किसी न किसी तरीके से जॉन के खाने पीने का बंदोबस्त होता रहता था और उसको रात गुजारने की जगह मिलती रहती थी। लेकिन जॉन ने जब भी कभी नक्शे पर बने रास्ते की बजाय अपनी मर्जी का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की, तो आगे चलकर जॉन को हमेशा ही अपने उस फैसले की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। और कुछ ऐसा ही उस दिन हुआ जब जॉन ने नक्शे को फॉलो करने की बजाय नक्शे पर मौजूद पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, क्योंकि जॉन को इस बात का पूरा यकीन था कि वो रेलगाड़ी की पटरी के साथ साथ चलते हुए अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकता है। जॉन बिना रुके अपनी मंजिल की जानब भर रहा होता है कि इसी दौरान कुछ डाकू जॉन के पीछे लग जाते हैं। उन डाकुओं से दूर भागते हुए जॉन उन डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होकर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जॉन के ऊपर हमला करने वाले डाकुओं में से एक डाकू जॉन के पास आकर उससे कहता है, शुक्र करो कि हम सिर्फ तुम्हारा सामान लेकर जा रहे हैं। और फिर वो डाकू जॉन के घोड़े को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। डाकुओं के वहां से जाने के बाद जख्मी जॉन ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब जॉन वापस होश में आता है तो वो अपने आप को एक चलती रेलगाड़ी के अंदर पाता है। रेलगाड़ी के कंडक्टर को जॉन रेलगाड़ी की पटरियों के पास गिरा हुआ मिला था। क्योंकि जॉन को गोली लगी हुई थी, इसलिए कंडक्टर जॉन को उठाकर अपने साथ अपनी रेलगाड़ी पर सवार कर लेता है। डाकू जॉन का सब कुछ लूट कर ले गए थे, लेकिन जॉन के पास अभी भी अपनी माँ का वो आखिरी खत और अपना नक्शा मौजूद था। रेलगाड़ी के डब्बे में अकेला बैठा जॉन आखिरकार इतने सालों के बाद अपने पास मौजूद अपनी माँ का वो खत खोलकर पढ़ने का फैसला करता है। उस खत को पढ़कर जॉन को पता चलता है कि उसकी माँ अपने आखिरी वक्त में भी सिर्फ उसी के लिए फिक्रमंद थी। इतने बड़े हादसे में से गुजरने के बाद जॉन नक्शे को फॉलो करना बंद करके वापस जाकर अपनी मोहब्बत और अपने होने वाले बच्चे की माँ एनालीज से मिलता है। एनालीज भी जॉन की पिछली सारी गलतियाँ माफ़ करके उसको दोबारा अपना लेती है।
इसके बाद जॉन अपनी ज़िंदगी एनालिस के साथ एक आम आदमी की तरह गुजारना शुरू कर देता है। एक तरफ जॉन एनालिस के साथ बहुत खुश था, तो दूसरी तरफ जॉन इस बात से बहुत परेशान भी था कि वो बहुत तेज़ी से बूढ़ा हो रहा था। इसी दौरान जॉन ने कई बार दोबारा सफ़र पर निकलने के बारे में भी सोचा, लेकिन पता नहीं किस चीज़ ने जॉन को ऐसा करने से रोक लिया। और फिर वो दिन आ जाता है जब एनालीज जॉन के बेटे को जन्म देती है, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर जॉन की बीवी को नहीं बचा पाते। एनालीज के मरने के बाद अब अपने बेटे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी जॉन के ऊपर थी। कुछ सालों के बाद हम जॉन को अपने बेटे विलियम के साथ एक घोड़ा गाड़ी में कहीं जाते हुए देखते हैं। इतने में अचानक जॉन आवाज़ लगाकर घोड़ा गाड़ी को एक जगह पर रोकता है। घोड़ा गाड़ी के रुकने के बाद जॉन अपने बेटे विलियम को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन विलियम अपने बाप के साथ चलने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बावजूद कि विलियम नहीं जाना चाहता था, जॉन अपने बेटे विलियम को ज़बरदस्ती अपने साथ खींचकर एक कौवे के निशान वाले लकड़ी के डब्बे तक लेकर जाता है। रेलगाड़ी में अपने बाप के साथ कहीं जाते हुए विलियम अपने बाप से कहता है, डैड हम पिछले कई सालों से एक के बाद दूसरे नक्शे को फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये नक्शा कभी ख़त्म होगा। इसलिए डैड मैं अब इस नक्शे को और फॉलो नहीं करना चाहता। मेरी बात ध्यान से सुनो विलियम, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस नक्शे को फॉलो करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन क्यों डैड? बस विलियम, अब हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। हमारा स्टॉप आ गया है विलियम, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, मैं जाकर हमारा सामान ले आता हूँ। क्योंकि विलियम एक छोटा बच्चा था, इसलिए जॉन विलियम को नक्शे की हकीकत बताकर उसको डराना नहीं चाहता था। जब विलियम अपने बाप के वापस आने का इंतज़ार करते हुए रेलगाड़ी में यहाँ वहाँ टहल रहा होता है, तो इसी दौरान रेलगाड़ी में बैठी एक औरत विलियम को अपने पास बुलाती है। वो औरत विलियम के हाथ में इतनी मोटी किताब देखकर बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है, माफ़ करना बच्चे, लेकिन मैंने कभी एक छोटे बच्चे को इतनी बड़ी किताब के साथ नहीं देखा। बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? मैम मेरी उम्र 4 साल है। बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में तुमने पढ़ना कहाँ से सीखा है? मैम मैंने सब कुछ अपने डैड से सीखा है। इसके बाद विलियम उस अजनबी औरत से एक सवाल पूछता है, मैम क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एक साल में सर्दियों का मौसम कितनी दफ़ा आता है? ये तुम क्या बात कर रहे हो बच्चे? हर साल सर्दियों का मौसम सिर्फ एक बार ही आता है। उस औरत की ये बात सुनकर विलियम के पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। विलियम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पास मौजूद किताब को ज़ोर से ज़मीन पर पटक देता है। इतने में जॉन भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ विलियम? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? आपने मेरे साथ झूठ बोला है डैड। आपने मेरे साथ झूठ बोला है। विलियम अपने आप को संभालो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आपने मेरे साथ झूठ बोला है डैड। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर जॉन को बहुत दुख होता है, क्योंकि विलियम अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहता था। इसलिए जॉन अपने बेटे विलियम को कुछ दिन के लिए अपनी एक दूर की कज़न के पास छोड़कर अपना सफ़र अकेला ही आगे जारी रखता है। तकरीबन अगले 1 महीने तक नक्शे को फॉलो करने के बाद जॉन अपने बेटे विलियम से मिलने के लिए अपनी कज़न के घर वापस जाता है। लेकिन विलियम के कमरे में जाकर जॉन जो देखता है, वो देखकर जॉन हिल जाता है। जॉन विलियम को जैसा छोड़कर गया था, अब विलियम वैसा नहीं रहा था, वो बदल चुका था। जॉन ने जो बात अपने बेटे विलियम से छुपाई थी, वो ये थी कि पिछले कई सालों से अपने बाप के साथ नक्शे को फॉलो करने की वजह से विलियम की उम्र 4 साल पर रुकी हुई थी, जबकि विलियम की सही उम्र 24 साल थी।
इसलिए विलियम ने जैसे ही नक्शे को फॉलो करना बंद किया तो उसकी उम्र सिर्फ 1 महीने में तकरीबन 24 साल के बराबर भरी। इतने कम वक़्त में इतना ज़्यादा भरने का विलियम के जिस्म के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। जॉन इस बात पर बहुत शर्मिंदा था कि वो अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। जॉन चाहकर भी अपने बेटे विलियम के पास नहीं रुक सकता था, क्योंकि जॉन मजबूर था। उसके पास नक्शे को आगे फॉलो करते रहने के अलावा और कोई रास्ता मौजूद नहीं था। वक़्त गुज़रता गया और इंसान ने गाड़ी ईजाद कर ली। जॉन ने भी अपने लिए एक गाड़ी खरीदी, जो गाड़ी जॉन के लिए नक्शे को फॉलो करते रहने में बहुत मददगार साबित होती है। जॉन की आदत थी कि जब भी उसको नया नक्शा मिलता था तो वो पुराने नक्शे को अपने पास संभाल लेता था। एक वक्त आता है कि जॉन के पास इतने सारे नक्शे इकट्ठे हो जाते हैं कि जॉन के लिए उन सारे नक्शों को अपने पास रखना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जॉन अपने पास मौजूद सारे नक्शों को आग लगा देता है, सिवाय उस एक नक्शे के जो जॉन के लिए आगे बढ़ते रहने के लिए ज़रूरी था। ये एक आम बात थी कि नक्शे को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए रास्ते में जॉन की मुलाकात बहुत से लोगों से होती थी, जिन लोगों से जॉन को हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती थी। पैसों की ज़रूरत पड़ने पर जॉन उन सारी कहानियों को कागज़ पर उतार कर बहुत महंगे दामों अखबार वालों को बेच देता है। अखबार के दफ्तर से बाहर निकलते हुए जॉन की नज़र टेबल पर पड़े एक अखबार पर पड़ती है, जिस अखबार के फ्रंट पेज पर वो अपने बेटे विलियम की तस्वीर देखता है। उस अखबार की हेडलाइन ये थी, जवानी में बूढ़े होने वाले आदमी की अनोखी कहानी। जॉन को अपने बेटे विलियम से आखिरी दफ़ा मिले बहुत साल गुजर चुके थे। कैसे हो विलियम बेटा? तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए हो? विलियम बेटा, ये मैं हूँ, तुम्हारा डैड। जॉन, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? विलियम, मुझे तुम्हारे बारे में अखबार से पता चला। क्या हुआ विलियम? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? खुश नहीं हुआ? जॉन, मैं तुम्हें याद करवाता चलूँ कि तुम ही मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार हो। ठीक है विलियम, मैं मानता हूँ कि तुम्हें नक्शे के बारे में सब कुछ सच सच ना बताना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मेरा यकीन मानो विलियम, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता था। मेरी हालत गौर से देखो जॉन, ये है वो भलाई जो मुझे तुमसे मिली। तुम्हारा मेरे ऊपर गुस्सा जायज़ है विलियम। मैं तो बस यहाँ पर तुमसे एक आखिरी दफ़ा माफ़ी मांगने आया था। जॉन, मेरे से माफ़ी की उम्मीद रखना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी उस तकलीफ़ में से गुज़रो जिस तकलीफ़ में से मैं गुज़रा हूँ। जॉन, चले जाओ यहाँ से और मुझे अब दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। विलियम की ये सारी बातें सुनकर जॉन वहाँ से जाने को ही अपने लिए बेहतर समझता है। लेकिन इससे पहले कि जॉन कमरे से बाहर निकल पाता, जॉन को अपने पीछे से विलियम की आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ डैड, मैं मरना नहीं चाहता। विलियम की ये बात सुनकर जॉन विलियम को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है, जिसके बाद वो दोनों बाप बेटा एक बार फिर अपने पुराने दिनों की तरह नक्शे को फॉलो करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि जॉन का ख्याल था कि वो इस तरह अपने बेटे को मरने से बचा सकता है। नक्शे की बताई हुई जगह पर पहुंचकर जॉन विलियम को अपने साथ उठाकर कौवे के निशान वाले लकड़ी के डब्बे तक लेकर जाता है। चलो बेटा विलियम, तुम्हें ये खुद ही करना होगा। लेकिन इससे पहले कि विलियम लकड़ी के डब्बे के अंदर मौजूद नक्शे को हासिल कर पाता, वो दम तोड़ देता है। जॉन का बेटा मर चुका था। जॉन ने अपनी पिछली सारी ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते हुए गुजार दी थी, लेकिन अब जॉन थक चुका था। जब जॉन टैक्सी ड्राइवर को अपनी ये कहानी सुना रहा होता है, तो इसी दौरान टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी एक जगह पर रोक कर जॉन से कहता है, मिस्टर जॉन, हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। शुक्रिया बेटा, मुझे यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
जॉन गाड़ी से बाहर निकलते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहता है। इसके बाद बूढ़ा जॉन उस टैक्सी ड्राइवर के सहारे कब्रिस्तान के अंदर जाता है, जहां पर जॉन अपने बेटे विलियम की कब्र पर फूल रखता है। जब जॉन अपने बेटे की कब्र के पास खड़ा होता है, तो इसी दौरान टैक्सी ड्राइवर जॉन से कहता है, मिस्टर जॉन, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि नक्शे को फॉलो करना बंद करते ही आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो सर, इस हिसाब से तो आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ बेटा, गलती तो की है, लेकिन क्या करता, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। अपने बेटे विलियम की कब्र के पास कुछ वक़्त गुज़ारने के बाद जॉन एक बार फिर टैक्सी में बैठकर कहीं जाने के लिए निकल पड़ता है। सफ़र के दौरान जॉन लगातार अपने पास मौजूद नक्शे को देखकर टैक्सी ड्राइवर को आगे कहाँ जाना है ये बताता रहता है। जॉन के हाथ में वो नक्शा देखकर टैक्सी ड्राइवर जॉन से पूछता है, मिस्टर जॉन, क्या ये वही नक्शा है जिस नक्शे के बारे में आप मुझे बता रहे थे? हाँ, ये वही नक्शा है। सर, क्या मैं इस नक्शे को देख सकता हूँ? लेकिन जॉन टैक्सी ड्राइवर को वो नक्शा दिखाने से साफ-साफ इनकार कर देता है। एक ख़ास जगह पर पहुंचकर जॉन टैक्सी रुकवाता है, जिसके बाद जॉन टैक्सी ड्राइवर को वहां गाड़ी के पास ही इंतज़ार करने का कहकर खुद वहां से चला जाता है। नक्शे को फॉलो करके जॉन जंगल के बीचों बीच दरिया किनारे पड़े कौवे के निशान वाले लकड़ी के डब्बे तक पहुंचता है। जिस लकड़ी के डब्बे के अंदर हमेशा की तरह एक नया नक्शा जॉन का इंतज़ार कर रहा था। उस नए नक्शे को देखकर जॉन का दिमाग ख़राब हो जाता है। बस बहुत हो गया, अब इस नक्शे को और फॉलो करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये कहकर जॉन उस नक्शे को दरिया के अंदर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक कौवा वहां आकर जॉन के हाथ से वो नक्शा छीनने की कोशिश करता है। जब जॉन उस कौवे से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसी दौरान टैक्सी ड्राइवर वहां आकर उस कौवे को एक पत्थर मारकर वहां से भगा देता है। इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर जॉन को ज़मीन से उठाने के बहाने जॉन से उसका नक्शा छीनने की कोशिश करता है। ये देखकर जॉन उस टैक्सी ड्राइवर को धक्का मारकर अपने से दूर कर देता है। तुम मेरे नक्शे से दूर रहो। और इससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर जॉन से उसका नक्शा दोबारा छीनने की कोशिश करता, जॉन अपने उस नक्शे को दरिया के अंदर फेंक देता है। ये देखकर वो टैक्सी ड्राइवर जॉन को बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। जॉन को पता था कि वो बहुत जल्द मरने वाला है, लेकिन जॉन को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। बल्कि जॉन तो बहुत खुश था, क्योंकि कई सालों के बाद जॉन पहली दफ़ा इतना टेंशन फ्री महसूस कर रहा था।